नमस्कार, पंजाब की टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धर्मपुर विधानसभा का दौरा, 381 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करना सरकार का लक्ष्य, विपक्ष पर भी साधा निशाना। जेसी के निर्णयों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें, पुलिस के बाद अब भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मांगों को लेकर शिमला में किया जोरदार प्रदर्शन। हाईकोर्ट के फैसले से नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन, कक्षाओं का किया बहिष्कार। कल शिमला में धरना देने का किया ऐलान, सुप्रीम कोर्ट जाने की दी चेतावनी। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में हुआ जोरदार हंगामा। सत्ताधारी बीजेपी के पार्षदों ने ही पार्किंग, पानी, कूड़े और हिमकेयर के मुद्दे को लेकर किया हंगामा। और जन जागरण अभियान के तहत महिला कांग्रेस ने निकाली बिलासपुर में रैली, केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ की आवाज बुलंद। 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने गृह जिले मंडी की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान इलाका वासियों को करोड़ों की सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने धर्मपुर विधानसभा को 381 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगातें दी और 96 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करना सरकार का लक्ष्य है और आने वाले समय में हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां हर घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं, उनके पास राज्य का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाला एक गतिशील और प्रतिबद्ध नेतृत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करना उनकी सरकार का लक्ष्य है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सेवा भाव है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कई लोग हमारे बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, हम लोगों के बारे में, हमारी सरकार के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं। और आज मैं सच कह रहा हूं कि बहुत दुख होता है। हमारे विपक्ष के लोग तो सत्ता से इस वक्त पूरे देश में भी बाहर है, प्रदेश में भी बहुत जगह बाहर है और हिमाचल में भी आप लोगों ने उनको बाहर करके रखा है। इतने बड़े संकट में भी वो राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में डाल करके ऐसे बातें करने की कोशिश करते हैं कि मालूम नहीं कि कितनी पीढ़ियों से ये इलाज कर रहे थे कोरोना। अगर उनसे पूछा जाए इस बात को कि कितने वेंटिलेटर थे, आप 50 साल सत्ता में रहे, तो जवाब उनके पास नहीं है। जो 50 साल सत्ता रहे, हिमाचल प्रदेश में 30-32 वेंटिलेटर थे जो काम करते थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 900 से भी ज्यादा वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद है। जल शक्ति विभाग के एक नहीं अनेकों उद्घाटन और शिलान्यास करने का अवसर मिलता है। पहले 4 करोड़ की 5 करोड़ की योजना होती थी। अब जहां भी जाता हूं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं, 40 करोड़, 50 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास वहां पर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत तय किया हर भारतवासी को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, घर के नजदीक नहीं, घर के अंदर मिलना चाहिए। उस बात के लिए हिमाचल प्रदेश ने भी उसमें काम किया और इस विभाग में काम करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे भारत में जल जीवन मिशन में हिमाचल पहले स्थान पर आगे चल रहा है, पहले स्थान पर। कांग्रेस की ओर से इन दिनों देश और प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी महिला कांग्रेस की ओर से एक रोष रैली निकाली गई।
कांग्रेस भवन से शहीद स्मारक तक रैली निकालकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल विशेष रूप से उपस्थित रहीं। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गोदावरी चंदेल व पूर्व विधायक बंबर ठाकुर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि आज किसान, बेरोजगार महिलाएं व छोटे व्यापारी केंद्र व प्रदेश सरकार से परेशान हैं। महंगाई आसमान छू रही है। साथ ही जैनब ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा को मिले 4-0 के झटके का असर पूरे देश में देखने को मिला है और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रदेश में जीत का परचम लहराएगी और महिला कांग्रेस वर्ष 2022 के चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। देखा होगा, चाहे वो किसान हैं, चाहे बेरोजगार हैं, चाहे महिलाएं हैं, छोटे व्यापारी हैं, हर वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के इस जो सरकार में निरंकुश जो सरकार बैठी हुई है इसमें परेशान है। आज महंगाई आसमान को छू रही है। आपने देखा होगा दालों के दाम क्या हैं। आप देखिए कि सब्जियां जो हैं लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। सिलेंडर के दाम आप देखिए कितना हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो इन्होंने थोड़े कम किए। मैं हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया। तो इसलिए उनको जब 4-0 हुआ तो उसका झटका पूरे हिंदुस्तान तक लगा, पूरे इंडिया में लगा और पेट्रोल और डीजल के दाम जो है थोड़े कुछ कम किए और हम चाहते हैं कि अभी ये और भी कम होने चाहिए। नगर निगम शिमला की सोमवार को हुई मासिक बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। पार्किंग, कूड़े, पानी के बिलों और हिमकेयर कार्ड के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ। सदन में भाजपा के ही पार्षदों ने अपनी ही निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्किंग, हिमकेयर व पानी के मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, बीजेपी के पार्षदों ने धरना देने की चेतावनी भी दी। 3 एटीएम सबसे पहले लगे थे ट्रायल बेस के, एक विकास नगर में, एक छोटा शिमला में और एक माल रोड पे लगा था। उसके बाद 25 एटीएम हर वार्ड के, उस टाइम 25 वार्ड होते थे, 25 वार्डों के लिए एक एटीएम उस टाइम आया था। वो एक वार्ड में इंस्टॉल होना था। उसमें भी फर्स्ट टाइम में लोगों ने पिक एंड चूज के ऊपर हर कहीं पे इंस्टॉल किए। उसके बाद 9 एटीएम हो रहा है। टोटल 37 एटीएम जो जिस ढंग से जो स्थिति है उस ढंग से होने चाहिए, परंतु इन्होंने जहाँ पे दिल किया एटीएम लगाए, ना वो चल रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है। समस्या हर ढंग से है। रख रखाव उनका हर महीने एमसी को देना पड़ता है। मेरे वार्ड में बार बार बताने के बावजूद जो है, जो जगह मैंने 2-3 एक मैंने सुमटी बाजार बस स्टैंड के पास बताई थी, क्योंकि सुमटी बाजार का आधा वार्ड पंथा घाटी वार्ड का हिस्सा है, आधा वार्ड जो है सुमटी वार्ड 27 नंबर का हिस्सा है। तो मैंने एक सुमटी बाजार में जगह बताई थी, एक मैंने पंथा घाटी चौक पे जहाँ पे बसें खड़ी रहती हैं वहाँ पे जगह बताई थी, परंतु उन दोनों ही जगह पे वो ना एटीएम आज तक लगा। बार बार अधिकारियों से बात करने के बाद ये मिलता था जी कि हम ढूंढ रहे हैं कि जी आपका एटीएम कौन सी जगह को गया है, कहाँ लगा है, कोई जवाब नहीं मिला। मैं मजबूर होकर मुझे आज ये हाउस में क्वेश्चन लगाना पड़ा था। अक्टूबर महीने में ये क्वेश्चन लगा था, परंतु आचार संहिता के लगते ये 2 महीने जो ये क्वेश्चन नहीं लगा। और ये जब लाखों रुपये खर्च करके एमसी जो है मतलब वार्ड एटीएम लगा रहा है, अगर वो फंक्शनल ही नहीं है तो उन एटीएम का लगाने का महत्व क्या रहेगा? देखिए, मैंने अगस्त महीने में ये क्वेश्चन लगाया था हिमकेयर कार्ड को लेकर। आज दिसंबर आ गया, हमें हर हाउस में यही आश्वासन दिए जा रहे हैं कि इस महीने में आपके हिमकेयर कार्ड आ जाएंगे लोगों के। क्योंकि जब हम अपने वार्ड में निकलते हैं तो हम लोगों से ये बात पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों ने 1100 रुपया हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए दिया था। लेकिन 2 अगस्त से लेकर, अगर आप अगस्त से लेकर आज दिसंबर आ गए, आज भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि अगले हाउस में हम इस बात को लेकर आएंगे। जेसी की बैठक के बाद कई संगठनों ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस के बाद अब भारतीय मजदूर संघ ने भी शिमला में आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से भारतीय मजदूर संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता आज चौड़ा मैदान में इकट्ठा हुए और उसके बाद सचिवालय तक रैली निकाली। इस दौरान सड़कों पर कई घंटों तक लंबा जाम लग गया और लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। भारतीय मजदूर संघ क्षेत्रीय संगठन मंत्री
मंत्री पवन कुमार ने बताया कि सरकार पिछले 4 सालों से मजदूरों की मांग नहीं मान रही है, जिसके कारण आज भारतीय मजदूर संघ को मजबूरन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के मांगों को लेकर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हर बात का समाधान निकालने के लिए तैयार है। जो भी मांगे मानने योग्य होंगी उन पर सरकार अवश्य विचार करेगी। भारतीय मजदूर संघ लंबे समय से सरकार के सामने उसने अपना मांग पत्र रखा है। हमने सरकार से कहा है कि जो इस प्रदेश का छोटा कर्मचारी है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, आशा कर्मचारी है, सिलाई कटाई में काम करने वाली बहनें हैं, अंशकालिक पटवारी कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, ठेका मजदूर है, इनकी समस्याओं का समाधान करिए। किंतु ध्यान में ये आ रहा है कि सरकार इनकी समस्याओं का समाधान करने में शायद कोई रुचि नहीं रखती। उसी का परिणाम है, आप देखिए औद्योगिक क्षेत्र का मजदूर है, उसके लिए अभी तक हिमाचल सरकार ने 50 साल का हिमाचल हो गया, उससे भी ज़्यादा का हो गया, आज तक महंगाई भत्ते की कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई सरकार ने। माने ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई महंगाई बढ़ती ही नहीं। ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, बोर्ड कॉरपोरेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस प्रकार के जो संस्थान हैं, उसके कर्मचारी को पेंशन सरकार देती ही नहीं। सबको मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति अगर 5 साल के लिए विधायक बन जाएगा तो उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी। एक ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने वाला कर्मचारी 30 साल 35 साल नौकरी करेगा, उसके बाद पेंशन नहीं मिलेगी। एक समस्या पुरानी पेंशन बहाल करने की है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर हम सरकार को कह रहे थे बार बार, सरकार ने सुना नहीं। तो आज पूरे प्रदेश भर के 25,000 से ज़्यादा मजदूर शिमला की सड़क पर उतरे हैं सरकार को जगाने के लिए। हमारी अपेक्षा है कि सरकार मजदूरों से बात करके और तत्काल मजदूरों के मुद्दों का समाधान करे। हाईकोर्ट द्वारा बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी के लिए पात्र बताए जाने से नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए और कक्षाओं का बहिष्कार किया। जेबीटी प्रशिक्षुओं का साफ कहना था कि वे अपनी हक की लड़ाई लगातार जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित जेबीटी व बीएड धारकों के मामले में निर्णय लेते हुए हाईकोर्ट ने बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती के लिए पात्र बताया है, जिसके बाद जेबीटी प्रशिक्षु कोर्ट के फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं नाहन में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। प्रशिक्षुओं ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 50,000 से अधिक ऐसे जेबीटी प्रशिक्षु हैं जिन्होंने जेबीटी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और शिक्षक बनने के सपने देख रहे हैं। ऐसे में इन सभी के भविष्य पर तलवार लटकती नजर आ रही है। जेबीटी पदों के लिए बीएड धारकों को भी अनुमति दी गई है कि वो भी जेबीटी बन सकते हैं और बैच वाइज भी वो शामिल हो सकते हैं, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। क्योंकि अगर हम जो हमारा पाठ्यक्रम रहता है, सिलेबस रहता है, उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस रहता है और ट्रेनिंग की बात करते हैं और साइकोलॉजी जो होती है, जो बच्चा 5 साल से 10 साल के बीच में जो बच्चा होता है उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है वो भी हमें पढ़ाई जाती है। और माननीय उच्च न्यायालय का जो ये जजमेंट थी उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं कि जब तक हमारे पक्ष में दोबारा फैसला नहीं आता हम इसके लिए दोबारा रीट करेंगे और हो सकता है हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, वहाँ पर भी जाएंगे। सरकार से भी अभी बातचीत चल रही है और कल हमारा शिमला में भी थोड़ा सा प्रदर्शन रहेगा। पहले सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात होगी। वहीं दूसरी ओर सोलन में जेबीटी प्रशिक्षु अपने आप को बेहद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले ने उनके भविष्य को बेहद प्रभावित कर दिया है। जेबीटी प्रशिक्षु बीते शनिवार से कक्षाओं का बहिष्कार कर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी माने तो जरूरत पड़ने पर ये प्रशिक्षु परीक्षाओं का भी बहिष्कार करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कल यानी मंगलवार को शिमला जाकर प्रदर्शन करने की बात भी कही जा रही है। सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं कि अभी तो हमने क्लासेस जो हैं वो छोड़ी हैं, हमारी जो हैं आगे हमारी फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो भी हम अगर
ज़रूरत पड़ी तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं इनके उससे हम सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचा सकें। हमें लगता है कि जो हमारी जो बीएड वालों का हक है वो उनको मिलना चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जेबीटी होल्डर्स हैं उनसे अच्छा 1st to 5th क्लास को कोई अच्छे से हैंडल कर पाएगा उनकी क्लासेस को। तो मुझे नहीं लगता कि बीएड वाले बच्चे, बीएड वाले जो भी आपका बैचेस हैं, जो उनके जो ट्रेनीज हैं, वो लोग इतने जो मतलब बच्चों के लेवल पे जाके उनको समझना, क्योंकि हमें जो है चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, उनको एडल्ट साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के जेबीटी प्रशिक्षु अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा के साथ सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर में भी जेबीटी प्रशिक्षुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर जेबीटी प्रशिक्षु जमकर गरजे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सरासर गलत करार दिया और इस पर पुनर्विचार करने की मांग की। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना था कि बीएड वालों को जेबीटी का लाभ देना इनके हकों के साथ खिलवाड़ करना है। यदि ऐसा ही करना था तो इनकी 2 साल की पढ़ाई का क्या औचित्य। गौरतलब है कि हमीरपुर के 9 जेबीटी महाविद्यालय में लगभग 2000 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में प्रशिक्षित और प्रशिक्षुओं की बात करें तो इनका आंकड़ा लगभग 40,000 है। 2018 में जेबीटी कमीशन हुआ था, जिसमें बीएड प्रार्थियों ने हाई कोर्ट से परमिशन ली थी कि हमें भी जो है एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार हमें भी जेबीटी भर्ती में शामिल किया जाए। तो उसके बाद लास्ट ईयर जनवरी में बैच वाइज काउंसलिंग हुई, तो उसमें भी पुष्पा देवी ने स्टे ले लिया वहाँ से। फिर ये केस उलझता गया और 26/11/2021 को जो है वो हाई कोर्ट का निर्णय आया कि बीएड को जो है जेबीटी में शामिल किया जाए। और ये हिमाचल एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे उच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय आया है जो बीएड के पक्ष में आया है। और बाकी राज्य हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, कलकत्ता में हर जगह जो है जेबीटी जीती हुई है। यहाँ पर जो यूपी की जजमेंट लगाई थी बीएड द्वारा, उसमें यूपी के हालात और हिमाचल के हालात बहुत अलग हैं। हिमाचल में जो है वो 40,000 के करीब ट्रेन जेबीटी हैं। यूपी में 60,000 पद जो थे वो निकले थे जेबीटी के, वहाँ पे 4500 करीब जो है वो ट्रेन जेबीटी थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यूपी में बीएड को अलाउ किया था, क्योंकि वहाँ पे जेबीटी थे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ट्रेन जेबीटी हैं, अभी भी फर्स्ट बैच बैठा हुआ है। तो हजारों की तादाद में जेबीटी है, लेकिन अब उच्च न्यायालय का निर्णय जो है वो गलत आ चुका है। तो हम जैसे एसएमसी के 2500 अभ्यर्थियों के लिए वो भी लास्ट ईयर सुप्रीम हाई कोर्ट से हार गए थे, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएमसी का पक्ष रखा और दोबारा उनको ज्वाइनिंग दी। तो यहाँ 40,000 परिवारों की बात है। तो हम यही चाहते हैं, उपायुक्त के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जो जयराम सरकार है वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी के पक्ष में जो है वो अपना एलपी दायर करे और 40,000 परिवारों को बेरोजगार होने से बचाए। बीएड को हमें अभी कुछ दिनों पहले जो है बीएड को ये मतलब दे दिया गया कि हाँ कि आप 1st to 5th भी पढ़ा सकते हो, उन्हें अलाउ कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू अब देखा जाए कि कमीशन क्लियर करना कितना टफ लेवल होता है। किन्हीं के लिए मतलब कमीशन क्लियर करना इतना सिंपल बात नहीं होती है। तो डीएलएड के बच्चे जो हैं कि +2 पास करके भी डीएलएड का एग्ज़ाम देकर वो डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है। देन अब बोल रहे हैं कि बीएड को जो 1st to 5th भी अलाउ कर दिया। अब इसी हालत में सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि कंपटीशन ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। अगर डीएलएड के बच्चे जो मतलब अभी तक एवरेज होते हैं, कहीं ज़रूरी नहीं है सभी इंटेलिजेंट होंगे, सभी का एक जैसा ब्रेन नहीं होगा, तो मतलब उन्हें अगर उनसे अपॉर्चुनिटी छीन ली जाएगी तो मतलब कैसे हो पाएगा। वो डीएलएड के बच्चे जो हैं वो टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे कमीशन का, मतलब इतना सारा कंपटीशन बैच वाइज। अब आप सभी बता रहे हैं कि हाँ बीएड को 1st to 5th, तब तो डीएलएड के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा जॉब लेना। तो प्लीज़ इस रूल को वापस ले लीजिए कि हाँ बीएड को जो है 1st to 5th पढ़ाने के लिए उन्हें फर्स्टली रखा जाए कि हाँ कि डीएलएड को और जेबीटी को अलग ही रखा जाए तो बेटर है। बिलासपुर की दिकरलोटी ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति में हुए घोटाले को लेकर गुग्गा मोहड़ा संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि घोटाले में फंसी 8 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि को वापस दिलाने को लेकर उचित कदम उठाए जाएं, क्योंकि इसमें गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है। सोमवार को बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गुग्गा मोहड़ा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सहकारी सभा में करीब 3 साल पहले गड़बड़ी सामने आई थी।
समिति के अध्यक्ष कुलदीप सिंह मनकोटिया ने कहा कि इस बारे में कई बार सरकार व संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम इस बारे में नहीं उठाया गया है, जिससे लोग परेशान हैं। यही नहीं, पिछले 3 साल से सभा का जनरल हाउस भी नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभा में विभागीय कर्मियों की मिली भगत के चलते ये घोटाला हुआ है। सोसाइटी में 13 अगस्त 2018 को जो सोसाइटी का सचिव था उसकी जहर खाने के बाद जो है डेथ हो गई। उसके बाद सोसाइटी का ऑडिट चला। ऑडिट में 8 करोड़ 12 लाख का घोटाला सामने आया। तो तब से लेकर के आज तक, अभी नवंबर 29 जा रही है, हमने काफ़ी कोशिश की, विभागों को भी पूछा, उसके बाद ARO को भी पूछा। विजिलेंस के द्वारा हमने जो है FIR हाई कोर्ट से दर्ज कराई। हमने खाद्य आपूर्ति मंत्री को भी लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा और देश के प्रधानमंत्री को भी लिखा, लेकिन आज तक किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो उसकी वजह से हमने पहले पत्रों में भी कई बार निकाला है कि हमारा जो है इसमें कोई ना कोई सरकार सहयोग करे, अब लेकिन कहीं से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लोगों ने पत्थर तोड़ के, गाय भैंस बेच करके, और कई लोग जो सर्विस करने के बाद इन लोगों के पास पैसा जमा किया था, ये सारा पैसा हड़प कर गए हैं। इसलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि वो जो है पब्लिक का पैसा दिलाने के लिए कोई ना कोई औपचारिकता पूरी करे, या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बिठाए। कुछ भी कर सकती है सरकार अगर दिलाना चाहे तो, और नहीं दिलाना चाहे तो नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा उसमें हमारा काम होगा नोटा। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने अब अन्य देशों को भी अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। दुनिया के करीब 10 से अधिक देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है और कई देशों में संपूर्ण लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि भारत में भी भारत सरकार की ओर से कंट्री एट रिस्क के तहत भारत से आने वाले लोगों की सैंपलिंग करनी शुरू कर दी गई है। कुछ जगह आइसोलेशन भी शुरू की गई है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। CMO डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कोविड की दोनों डोज लेने वालों को भी ये वेरिएंट प्रभावित कर रहा है। ऐसे में अब और भी ज्यादा एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। कांगड़ा में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के तहत 92% लोगों को कवर किया जा चुका है और बाकी बचे लोगों को कवर करने के लिए विभाग की ओर से डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू की गई है, ताकि बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी इस मुहिम के तहत कवर किया जा सके। जैसे परसों WHO ने जो था, एक साउथ अफ्रीका में नया म्यूटेंट वेरिएंट डायग्नोज हुआ है पिछले कुछ, उनको उन्होंने म्यूटेंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है और उसका उन्होंने जो नाम दिया है ओमिक्रॉन। साइंटिफिकली ये B11529 म्यूटेंट स्ट्रेन है। अभी तक विश्व स्तर पे इसके बारे में लिमिटेड जानकारी है, पर जो जानकारी उपलब्ध है ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी की, एक दूसरे में फैलने की जो ताकत है वो और म्यूटेंट स्ट्रेन से ज़्यादा है। अभी उससे कितनी गंभीर बीमारी होगी इसके बारे में अभी कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं है। और साथ में जो साउथ अफ्रीका की स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये जो फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। आज दिन तक भारतवर्ष में इसका कोई भी कंफर्म्ड केस अभी तक नहीं आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।